गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लानिंग एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आज से हमने जो नई पहल शुरुआत आपके साथ की है, बिल्कुल, तो वो स्टार्ट हो रही है दोस्तों। तो मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस होने वाली है, आप सभी को पता होगा। और टाइम टेबल दोस्तों 8 PM का डेली रहने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो है डीसी मोटर का। ठीक है दोस्तों, डीसी मोटर का, और डीसी मोटर का टॉपिक है। और इसी प्रकार हमको टॉपिक वाइज आपका दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से पूरा बेसिक कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि दोस्तों कोई मेरा भाई पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली उंगली जो यानी मध्यम होती है दोस्तों, वो क्या दर्शाती है? ए बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी विद्युत धारा की दिशा, या डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आंसर देते जाए। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, हम जब फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को अगर देखते हैं तो कैसे होता है। इसमें एक अंगूठा होता है जो ऊपर की साइड दिखता है, ठीक है, एक फर्स्ट फिंगर और एक सेकंड फिंगर। तो इस प्रकार हमारे पास तीनों फिंगर्स का, हमारे पास मतलब तीनों चीज़ों का एक तरीके से 90-90 डिग्री में कौन बन जाता है। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं थंब, तो इसका तो कोई झंझट ही नहीं है। ये फर्स्ट फिंगर हो जाती है, ये सेकंड फिंगर हो जाती है। तो कई बार हम क्या सोचते हैं दोस्तों, मध्यम जब हमें कहा जाता है तो हम इस फर्स्ट वाली के ऊपर चले जाते हैं क्योंकि ये दोनों के बीच में है। नहीं, लेकिन दोस्तों हमेशा मध्यम बीच बोले या मध्यम बोले, मिडिल बोले, तो देन आपको जाना है दोस्तों सेकंड वाली अंगुली के पास। ठीक है, सेकंड फिंगर को आपको बताना है। तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा को। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आपको पता ही है अंगूठा, ठीक है, थंब क्या दिखाता है? चालक की दिशा को, ठीक है। और जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है दोस्तों वो किसको दिखाती है? बिल्कुल फ्लक्स की दिशा को, ठीक है। और जो लास्ट वाली होती है दोस्तों वो धारा की दिशा को, क्योंकि ये बायां हस्त नियम है। हाँ, अगर यही दायां हस्त नियम होता तो सेम फर्स्ट जो थंब होता है वो चालक की दिशा को, देन सेकंड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, लेकिन जो थर्ड होता है वो धारा की जगह इसमें हो जाता है दोस्तों वोल्टेज। बाकी सेम एज इट इज चलता है। तो लेफ्ट और राइट में आपको अच्छे से याद रखना। लेफ्ट हमेशा मोटर में लगता है, मोटर में ही लगता है ना लेफ्ट हैंड का नियम। और वोल्टेज वाला यानी जो राइट हैंड हो जाता है वो दोस्तों जनरेटर में लगता है, क्योंकि जनरेटर से हम वोल्टेज पैदा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर कि डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग होता है। देखिए दोस्तों, डीसी मोटर में घूमने वाला भाग कौन सा होता है बताना है आपको। ए बॉडी घूमते ही है, बी फील्ड घूम जाता है, फील्ड पोल यानी, या सी पोल घूमते हैं, सॉरी आर्मेचर घूमता है, या डी उपयुक्त सभी घूमते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। यानी दोस्तों आपका डीसी मोटर के अंदर जो घूमने वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? आर्मेचर। अब आप सोच रहे हैं भाई डीसी लिखने की कहाँ जरूरत थी, आर्मेचर तो घूमता है। लेकिन दोस्तों अगर इसकी जगह एसी लिख देता ना तो फिर आप बोलते उसको रोटर। इसलिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है कि डीसी अगर हो है तो घूमने वाला भाग आर्मेचर, और यदि एसी है तो दोस्तों रोटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर कि डीसी मोटर में लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या क्या होती है दोस्तों? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, ए इसका राइट आंसर होगा क्या? पोल की संख्याओं के बराबर होता है, या बी 2, या सी में 4, या डी में 8 होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं, बिल्कुल LAP, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है LAP लैप, और लास्ट में क्या आ रहा है? पी, और पी से क्या बनता है दोस्तों? पोल। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि समानांतर पथ किसके बराबर होंगे? पोल के, LAP, ठीक है। तो इस तरीके से लैप वाइंडिंग को आप याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल लैप यानी पोल्स के बराबर होंगे, तो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है सभी दोस्तों का, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कि डीसी मोटर का धिक परिवर्तक यानी दोस्तों जो अपना कम्यूटेटर होता है वो किसका बना होता है? ए तांबे का बना होता है, बी अब्रक का बना होता है, सी बैकेलाइट, या दोस्तों डी कास्ट आयरन का बना होता है। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, जो कॉपर अपना जो कम्यूटेटर होता है वो बना तो होता है दोस्तों कॉपर का ही। बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अब देखिए दोस्तों, कॉपर भी आता है, कॉपर, और कई बार इसकी जगह हाइड्रोन कॉपर भी आता है। तो मेन जो होता है वो हाइड्रोन कॉपर यानी कठोर कृषित, यानी बहुत ही टाइट वाला अपना क्या होना चाहिए दोस्तों? कॉपर। नॉर्मल कॉपर नहीं होना चाहिए जो हमारे वायर आते हैं, वो नहीं, थोड़ा टाइट कॉपर आता है, ये थोड़ा बिल्कुल हैवी कॉपर आता है। ठीक है दोस्तों। बाकी अगर देखा जाए अब्रक, तो अब्रक आपको पता ही होगा दोस्तों, जो अपना ये कम्यूटेटर होता है तो इसके बीच में दोस्तों सेगमेंट्स होते हैं ना बीच बीच में, तो उन सेगमेंट्स में क्या भरी रहती है? अब्रक, अचालक होती है। बैकलाइट क्या यूज में आती है? बैकलाइट का आपको पता होगा दोस्तों, एंड प्लेट पर एक बनी होती है, ठीक है, एंड प्लेट बनी होती है, उसके पास में दोस्तों एक लगती है अपनी बैकलाइट की बनी हुई दोस्तों एक प्लेट रहती है, जिसके ऊपर किसको कसा जाता है? जिसके ऊपर दोस्तों ब्रश होल्डर को कसा जाता है। तो ब्रश होल्डर कहाँ कसे होते हैं? बैकलाइट की बनी हुई प्लेट के ऊपर। ये भी अचालक होता है। कास्ट आयरन आपको पता है, ये बॉडी बनती है, भारी आवरण बनता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बैक ईएमएफ की
खालिस्तान बी कहते हैं। जब बैक ईएमएफ को और क्या कहते हैं, क्या दोस्तों उसको इंग्लिश में ही लिख दिया इसने तो बैक ईएमएफ, या यहाँ पर विरोधी ईएमएफ है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, या फिर काउंटर ईएमएफ कहेंगे या उपरोक्त सभी कहेंगे। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है डी। दोस्तों ये इसी के सारे नाम है, देखो बैक ईएमएफ हिंदी में था ऊपर, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया तो वही बात हो गई। विरोधी ईएमएफ तो एक तरीके का बैक ईएमएफ ही होता है, और विरोधी को इंग्लिश में काउंटर बोल देते हैं। तो एक तरीके से फाइनली कह सकते हैं कि चारों जो नाम है वो एक ही चीज के हैं, बिल्कुल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 की ओर। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं। देखिए मोटर में बात हो रही है, मोटर में बैक ईएमएफ पाया जाता है, तो उसको ज्ञात करने के लिए आप कौन सा नियम, ए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को यूज करेंगे, बी फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम को यूज करेंगे, या सी कर्क स्क्रू नियम को यूज करना है, या दोस्तों श्रे के नियम से पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल देखिए दोस्तों, यहाँ आप फोकस करना मोटर है, हालांकि टॉपिक हम मोटर का चल रहे हैं, लेकिन ये पूछा किसका है दोस्तों, बैक ईएमएफ। अब ईएमएफ पे फोकस करना दोस्तों, तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी। यहाँ पर कई बार कंफ्यूज होकर हम ए दे देते हैं, क्योंकि मोटर पढ़ रहे हैं तो बाएं हस्त नियम आ जाएगा बैक ईएमएफ की, नहीं दोस्तों, क्योंकि ईएमएफ की जब हम ज्ञात करते हैं तो हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं, ठीक है, ईएमएफ। हाँ अगर इसकी जगह करंट आता, धारा का मान ज्ञात करना होता, देन आप कह सकते थे कि फ्लेमिंग का राइट लेफ्ट हैंड रूल लग जाएगा। तो ईएमएफ शब्द आते ही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दाएं हाथ का नियम, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों अपनी आ गई है 7। बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से होता है, यानी जो आपका बैक ईएमएफ होगा, जनरेशन होगा, किसमें होगा दोस्तों, आपको पता है आर्मेचर वाइंडिंग्स के अंदर होगा। तो वो आपका आरोपित वोल्टेज से कैसे रहेगा, क्या उससे दोस्तों कम रहने वाला है ए, या बी अधिक रहने वाला है, या सी बराबर रहेगा, या दोस्तों डी समानुपाती रहने वाला है। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए सभी दोस्त। बहुत अच्छा, देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, जो हमारा बैक ईएमएफ है दोस्तों सदैव आरोपित वोल्टेज से क्या रहने वाला है, हमेशा कम रहने वाला है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मैं आपको एक हल्का सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम बना सकते हैं कि ये हमारी वाइंडिंग बन चुकी है, ये हमारा दोस्तों आर्मेचर बन गया, तो एक तरीके की ये शंट मोटर हमारे सामने प्रस्तुत हो चुकी है। यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं, अगर यहाँ पर हम लोड लिख देते हैं तो ये जनरेटर का काम कर जाता है। डायग्राम में इतना से अंतर आएगा, लोड लिख दिया तो जनरेटर बन गया, और प्लस माइनस लिखने से ये मोटर बन गई है। चलिए अभी तो मोटर की बात है तो प्लस माइनस रखते हैं। यहाँ से हम करंट दे रहे हैं, मान लो इसको 220 वोल्ट दे दिया, ठीक है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर कुछ, भाई अब जब आपका ये आर्मेचर जब घूमेगा तो ये जो फ्लक्स बना है इस वाइंडिंग से, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग से एक फ्लक्स बनेगा, और उस फ्लक्स को दोस्तों ये आर्मेचर काटेगा, और काटने से इसके अंदर जो आर्मेचर में अंदर जो वाइंडिंग होती है ना, आर्मेचर वाइंडिंग, वो दोस्तों क्या करेगी, इसका छेदन करके क्या बनाएगी, ईएमएफ बनाएगी। लेकिन हमेशा ये वाला ईएमएफ दोस्तों जो मेन ईएमएफ है ना, इससे कम रहेगा, इससे कभी ज़्यादा नहीं होगा। इक्वल होने की कोशिश करेगा लेकिन इक्वल भी नहीं होगा, हमेशा कम रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बिल्कुल कम होगा। सॉरी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर, कि स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल सा है, मोटर जिसने पढ़ी है वो इजीली इसका आंसर दे पाएगा। ए डीसी सीरीज मोटर होगी, या बी डीसी शंट मोटर होगा, या सी कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर होगा, या दोस्तों डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी, क्योंकि दोस्तों डीसी सीरीज मोटर को क्या कह सकते हैं हम, एक तरीके की स्थिर गति वाली होती है। हालांकि देखिए दोस्तों फिर भी कई बार क्वेश्चन आता है कि डीसी मोटर पर जब लोड ज़्यादा होने लगता है दोस्तों, तो ये अपनी गति को हल्की सी क्या करती है दोस्तों, कम होती है। तो कुछ कम लिखा आ जाएगा ना, कहीं पे भी कुछ कम लिखा आ जाए तो राइट आंसर होगा ये, है ना। तो अभी तो ध्यान रखना, अभी तो स्थिर के हिसाब से हमको आंसर देना है डीसी मोटर, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो कुछ कम हो सकती है, लेकिन अभी स्थिर का ऑप्शन यही मिलेगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, कि आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है। जो हमारा आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग होती है दोस्तों, उनकी जो रेजिस्टेंस है उनसे लॉसेज कौन से होंगे, ए ताम्र लॉसेज यानी कॉपर लॉसेज, बी लोह क्षति यानी आयरन लॉसेज, और डी यांत्रिक क्षति, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं, डी सी था ना यांत्रिक लॉसेज। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, तो दोनों किसकी बनी होती है दोस्तों, कॉपर की, ठीक है, तांबे की बनी होती है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल। तो जब हमारा कॉपर का बना रहेगा तो देखिए कॉपर लॉसेज कहाँ मिलते हैं, वहाँ ताम्र क्षति है ना, कहाँ मिलती है, जहाँ कॉपर यूज होता है। और कॉपर कहाँ यूज हो रहा है, बाइंडिंग्स में कॉपर यूज हो रहा है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कौन सा लॉसेज होगा इसके अंदर, बिल्कुल कॉपर लॉसेज हो जाएगा। हाँ अगर लोह क्षति के लिए पूछ ले कि लोह क्षति यानी आयरन लॉसेज कहाँ मिलते हैं, तो आर्मेचर में ही मिलते हैं, मिलते तो आर्मेचर में, लेकिन वाइंडिंग के नहीं। जो आर्मेचर जिस पत्ती के बने होते हैं ना, उसके अंदर होते हैं वो लॉसेज, ठीक है।
लोह क्षतियाँ दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिसिस और एक एडी करंट। तो दोनों ही उसके आर्मेचर की पत्तियों की वजह से, एक तो मोटाई की वजह से होगी और एक इसके अंदर सिलिकॉन मिलाने की वजह से। तो दोनों लॉसेज कहाँ, आर्मेचर से ही रिलेटेड है, लेकिन आर्मेचर की कोर से, और ये भी आर्मेचर से रिलेटेड है लेकिन उसकी बाइंडिंग से है। यांत्रिक लॉसेज हुए तो यांत्रिक आपको पता है दोस्तों, बेरिंग वगैरह में जहाँ ज़्यादा उसका फ्रैक्शन होता है वहाँ से ये लॉसेज है। तो इस तरीके से तीनों लॉसेज का आपको पता चल जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 10 कि लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा। देखिए, लोड अगर आपका चेंज हो रहा है, मतलब आप की कोई मोटर है, उस पर आप लोड कभी ज़्यादा कर रहे हो, कभी उस पर कम कर रहे हो, तो उसका कौन सी ऐसी लॉस है जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि लोड चाहे हो चाहे मत हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो बताएं, ए ताम्र क्षति, बी भंवर धारा क्षति, सी स्टेरिस क्षति, और डी बी और सी दोनों। बहुत अच्छा। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बात करें कि आपको बोला है कि लोड से कोई भी जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए वो क्षति, तो आपको पता है लोह क्षति होती है कि लोह क्षति का एक बार अगर आपकी मोटर बन गई है, आपने एक बार आर्मेचर को बिल्कुल पैक कर दिया है, आर्मेचर कंप्लीट तैयार हो गया है, तो लोह क्षति बिल्कुल उसके अंदर फिक्स रह जाएगी, यानी उसकी मोटाई फिक्स रह जाएगी, उसका लेमिनेशन रह जाएगा, उसमें सिलिकॉन कितनी मिलाई, तो वो एक बार ही बनाएंगे ना, तो बनाने के बाद वो कंप्लीट है। तो इसका मतलब लोह क्षति स्थिर रहती है। और लोह क्षति के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, भंवर धारा यानी कि आपकी एडी करंट लॉसेज, और हिस्टैरिसीस लॉसेज। ठीक है दोस्तों, हाँ, शैथिल्य हानि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोह क्षति होगी, और लोह क्षति के दोनों ऑप्शन आ चुके हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी। देखिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी बिल्कुल और जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे हिसाब से लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयरिंग तो जरूर बनता है। और यदि कोई मेरा भाई पहली बार चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम, बाय बाय।